अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ज़ैन मुख्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल अंदर की बात विद ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज जुमेरात का दिन है, 5 जनवरी है, 2023 का पहला हफ़्ता चल रहा है। पाकिस्तानी सियासत जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को अपने साथ हुक्ड रखती है। आज के व्लॉग के अंदर जिन चीज़ों पर बात करेंगे उसमें सर फ़हरिस्त, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इमरान खान साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और आज भी कुछ बात की। इस सिलसिले को लेकर आगे चलूँगा मैं। इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं वो आप सब लोगों के सामने पिछले 2 से 3 माह के अंदर जिस तरह की वो बातचीत कर रहे हैं। कल की जो लेटेस्ट चीज़ है, जो एक उन्होंने नया वार किया है, वो इमरान खान साहब ने कल के अपने इंटरव्यू के अंदर कुछ नई चीज़ों का इंकशाफ किया और वो नई चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि अब इमरान खान साहब खुलकर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। ना सिर्फ जनरल बाजवा बल्कि बहुत सारे और अनासर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नई बात करते हैं। अब हुआ कुछ इस तरीके से है कि एक तो इमरान खान साहब ने यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया जो JIT की रिपोर्ट आई, जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ उसको, और साथ ही साथ उन्होंने अपना वर्जन ऑफ फैक्ट्स बताने की कोशिश की। इमरान खान साहब कहते हैं कि गोलियां चलाने वाले जो हैं वो 3 तरफ मौजूद थे कंटेनर के, और जो गोलियों की तादाद खान साहब बताते हैं वो उस तादाद से ज़्यादा है जो JIT के अंदर मेंशन की गई हैं। अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि खान साहब ये कहते हैं कि, और बहुत सारे PTI के लोग भी ये कहते हैं कि जिस वक्त खान साहब के ऊपर ये हमला हुआ 3 नवंबर को, उस वक्त जनरल बाजवा जो है वो आसपास के इलाके में मौजूद थे, मोस्ट प्रॉबेबली गुजरांवाला कैंट के अंदर मौजूद थे। ये ऐसे इल्ज़ामात हैं उनको लगाने के वक्त इमरान खान साहब और PTI जानती है कि बाजवा साहब इसके ऊपर रिटेलिएट नहीं करेंगे, वो इसका जवाब नहीं देंगे। एक, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी है, वो 2 साल तक ना कोई इंटरव्यू दे सकते हैं, ना कोई और किसी किस्म की कोई सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, ना कोई जॉब एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये सिलसिला तो काफ़ी दिनों से चल ही रहा है। अब खान साहब जो है वो अपनी एग्रेसिव सियासत को एक कदम आगे लेकर गए हैं। वो 2 तरीके से प्रेशराइज़ करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ करंट जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको, बल्कि साथ ही साथ अदलिया को भी प्रेशराइज़ करना चाह रहे हैं। अगर खान साहब के बयानात को, ख़ास तौर पर जो पिछले चंद दिनों के बयानात हैं, उनको क्लियरली देखा जाए और उनको उनका मवाजना किया जाए कि क्या PTI वाले जो बाकी लीडर्स हैं वो क्या बातें कर रहे हैं और जो उनके इत्तेहादी यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ क्या बातें कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है DPO गुजरात का। अब DPO गुजरात के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि किस तरीके से DPO गुजरात ने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनवाई, वो जो मुबैना तौर पर वो जो कातिल था, और उस वीडियो को फिर वहाँ पर वो रुका नहीं बल्कि उन लोगों के साथ शेयर किया जो कि PTI के मुखालिफ हैं। वो बेसिकली कहना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये उनकी तरफ इशारा करके बात की जा रही थी। बाद में खान साहब ने ये भी फरमा दिया कि ये जो DPO है इसका बड़ा किरदार है इस सारी बात के बीच में, और इस DPO ने जो है वो अपने फ़ोन को फोरेंसिक के लिए भी नहीं दिया है। बात करने की ये है कि हुकूमत पंजाब के अंदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वज़ीर आला हैं इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही, उस वक्त भी वही थे। फोरेंसिक हो रहा है पंजाब के अंदर, तो फिर क्या वजह है कि ना आज तक वो DPO तब्दील हुआ है, ना उस DPO को शामिल तफ्तीश किया गया है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर ऐसा ही है तो फिर या तो खान साहब को सारे मामलात का नहीं पता, या फिर वो हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो JIT कहती है कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो भेजे गए हैं फोरेंसिक के लिए, भी 9 वहाँ जाए वकुआ से और 2 साथ से मिले हैं, टोटल 11 शेल्स को भेजा गया है। जबकि PTI का वर्जन ये है कि जी 12 जो शेल्स हैं वो हमें कंटेनर के पास से मिले हैं और 8 छतों से मिले हैं। यहाँ पर यह बात आपको वाज़े तौर पर बता दूँ कि DPO साहब और बाकी तमाम पुलिस तफ्तीश करने वाले ये बात अपनी रिपोर्ट के अंदर कह चुके हैं कि छतों के ऊपर से कोई कैसे फायरिंग कर सकता है। छतों के ऊपर तो पुलिस के नौजवान मौजूद थे, तो अगर छतों के ऊपर फायरिंग नहीं हुई है, छतों के ऊपर से फायरिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि या PTI वाले जो हैं इस बात को खुद से बना रहे हैं या इसके अंदर लोगों को मिसलीड करने की कोई ना कोई कोशिश की जा रही है। तीसरी चीज़ ये है कि जो CTD का महकमा है इसके ऊपर खान साहब बड़ी तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं
जी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से उन्होंने वो वीडियो बनाई, और वीडियो बनाकर अभी मैं अस्पताल नहीं पहुंचा लेकिन मेरे अस्पताल जाने से पहले जो है उस हमला आवर की वीडियो चल जाती है। खान साहब को शायद ये बात दोबारा से याद करानी पड़ेगी कि पंजाब के अंदर उनकी अपनी हुकूमत है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो परवेज़ इलाही साहब के नीचे आता है, राना सनाउल्लाह साहब के नीचे नहीं आता। और दूसरी बात खान साहब को ये याद रखनी चाहिए, वो बहुत बड़े सियासतदान हैं, पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन पार्टी के सरबराह हैं। जब भी कोई सियासी पार्टी पावर में आती है तो सबसे पहले वो अपने इलाके के SHOs, पुलिस और मकामी जो इंतज़ामिया फेवरेबल लोगों में लेकर आती है। यानी कि गुजरात के अंदर जो भी पुलिस तैनात है, जो भी DPO तैनात है, वो पंजाब हुकूमत की मर्ज़ी से, और चौधरी बरादरान जो ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी मर्ज़ी से लगे हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक और बात इसके अंदर बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग नोट करने वाली है, वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरीके से अगर FIR दर्ज की जाएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके नताइज हो सकते हैं। ये एक वर्जन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि परवेज़ इलाही साहब को धमकाया गया था। दूसरी तरफ मोनिस इलाही साहब ये फरमाते हैं कि हमें तो किसी किस्म की कोई धमकी थी ही नहीं, हम तो इस इंतज़ार में थे कि कब खान साहब अपना SHO देंगे, क्योंकि वो ये बात बार बार मुख्तलिफ TV जो प्रोग्राम्स हैं उनमें कह चुके हैं कि हमने खान साहब को बताया कि आपके बहुत सारे लोग MNAs और MPAs जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, किसी भी इलाके का SHO दे दें, हम उसको तैनात कर देते हैं और आप जिस किस्म की FIR चाहते हैं वो दर्ज कर दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या तो इनको बैठकर पहले अपना एक वर्जन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप सब लोगों के सामने एक ही बात रिपीट करता हूँ, और वो ये है कि खान साहब की बातों की शेल्फ लाइफ अब तो 2 महीने से कम होकर शायद 2 या 3 दिन भी नहीं रह गई। अगर उनकी अपनी बात जो है वो तजाद में है उनके अपने इत्तेहादियों से, तो फिर इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी पार्टी में क्या होगा। साथ ही साथ इमरान खान साहब कुछ नाराज़ हैं अपने पार्टी के सीनियर मेंबरान से। उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि जिस तरीके से मामलात को हैंडल किया जाना था, और ख़ास तौर पर माफ़ी दीजिएगा, तो ख़ास तौर पर जिस तरीके से पंजाब के हालात को मैनेज करना था, आप सब लोग नोटिस कर रहे होंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब काफ़ी दिनों से जो है वो मंजर से गायब हैं। इसी तरह असद उमर साहब भी मंजर से गायब हैं, और सिर्फ ये जो जिम्मेदारी है वो अकले कुल फवाद चौधरी साहब के कंधों के ऊपर है कि रोज़ाना PTI को डिफेंड करना है और दूसरे लोगों को गालम गलोच करना है। इसकी भी एक वजह है क्योंकि असद उमर साहब और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये वो लोग हैं जो पसे पर्दा जो है मुलाकातें भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि किसी ना किसी डील को ब्रोकर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हालात जैसे भी हों हमेशा कोई एक चैनल जो होता है वो पीछे चलता रहता है। देखते हैं कि इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर मज़ीद चीज़ें किस तरीके से डेवलप होती हैं, और आपके सामने मैं तमाम तर फैक्ट्स और ख़बरें लेकर आता रहूँगा। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के दिन की है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब गुजरांवाला गए हुए थे, और वहाँ उनकी जब इंटरेक्शन हुई साफ़ियों के साथ, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि अब बहुत सारे हल्के जो हैं वो सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। दो चीज़ें हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब ये फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि PTI को चाहिए कि वो 25 मई वाला जो दिन है उसको ना भूलें कि उनके साथ हुआ क्या था। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि PTI वालों को ज़बानें लगी हुई हैं, ये लोग जानते नहीं हैं कि किन हालात से निकल कर आज इनकी हुकूमत मुस्तहकम हुई है। और साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब ने कहा, मैं तो वही सब कुछ कर रहा हूँ जो इमरान खान साहब ने मुझे करने को कहा है, और अगर बुज़दार साहब ये तमाम काम अपने ज़माने में कर चुके होते तो शायद आज ये हालात इनको देखने ना पड़ते। इसके अलावा जनाब एतमाद के वोट की बात जब उनके साथ की गई तो उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गवर्नर का वो एक गैर आइनी इक़दाम है, और अगर हम एतमाद का वोट लेने जाते हैं या लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम तायीद कर रहे हैं उनके इस इक़दाम की। ये बात मैंने आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले अपने व्लॉग्स में कही थी कि PTI के अंदर भी ये दो सोचें मौजूद हैं कि क्या एतमाद का वोट लिया जाए, या एतमाद के वोट को कोर्ट के ज़रिए पहले इसकी लीगैलिटी देखी जाए कि क्या ये लीगल है भी या नहीं। तो वही बात आज सामने खुल कर आ रही है, और परवेज़ इलाही साहब ने भी कुछ ऐसी ही बात कर दी है कि हम ये काम करने नहीं जा रहे हैं। अब इस बात की तस्दीक किस तरीके से होती है? तस्दीक इस तरीके से होती है कि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का 9 तारीख से 16 तारीख तक के लिए जो एजेंडा जारी हुआ है, यानी कि असम्बली के अंदर क्या क्या काम होने हैं, उसके अंदर ना तो असम्बलियों की तहलील का जिक्र है, ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जिक्र है। अब आपको ये बात मैं दोबारा याद
दिलाता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 11 जनवरी 2023 तक का टाइम था, जब तक कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सेशन बुलाकर ये लिया जाना था। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, इनके जो आइनी माहिरीन हैं, इनके जो वकला हैं, उन्होंने इनको किस किस्म की जो है वो चालें सिखाई हैं या कोई नया तरीक़ाकार सिखाया है। बहरहाल एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अगर पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के जारी करदा जो शेड्यूल है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और असम्बलियों की तहलील वाला मामला शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त ये दोनों पार्टियां जो हैं ये ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रही हैं। इसके पीछे एक बड़ी अहम रीज़न है। अहम रीज़न ये है, जिस तरह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने इनकार कर दिया कि वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, फिर उसके बाद 3 से 4 जो पीटीआई के एमपीएज हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी ही निशानदेही की है, और साथ ही साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब की अपनी पार्टी के अंदर भी कुछ मामला ठीक नहीं हैं। नंबर्स पूरे ना होने की वजह से इस चीज़ को आगे लिंगर ऑन किया जा सकता है। हो सकता है 11 तारीख को ये अदालत में जाकर कहें, कोई भी मसला बहाना कुछ भी कहा जा सकता है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ और हो सकता है, जिसके वो बुनियाद बना के एक आध हफ्ता मजीद आगे ले जाने की कोशिश की जाए। इसके अंदर भी जितनी डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके सामने रखता रहूँगा, क्योंकि नए साल की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने जा रही है वो पंजाब से रिलेटेड ही है। आखिर में जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, मैं तनकीद सब के ऊपर करता हूँ। तनकीद इस वजह से करता हूँ क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर मामलात और हालात जो हैं वो इस संगीनी का शिकार हैं कि कोई अच्छी चीज़ सामने आती ही नहीं है। बहरहाल कल हम सब लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीनों पे देखा कि किस तरीके से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो अपनी एक सर्जरी के लिए जिनेवा रवाना हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है जी, सर्जरी के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जितने भी बीमार लोग हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि आम गरीब आदमी जो है वो पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर ही धक्के खाता रह जाता है, जबकि हमारे जो उमरा और शुरफा और ये जितने बड़े लोग हैं, इनको अगर खांसी ज़ुकाम भी हो तो ये उस चेकअप के लिए बाहर जाते हैं। ये लोग तो यहाँ की दवाइयाँ लेना भी पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल ये मैं कुछ आपको समझाना इस तरीके से चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया, उस सैलाब के ऊपर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए हमने कॉन्फ्रेंसेस भी की। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी पाकिस्तान आए। तो अब जो ये जो कॉन्फ्रेंस, डोनर कॉन्फ्रेंस करवाने का पाकिस्तान हुकूमत ने शेड्यूल जारी किया, तो ये डोनर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिनेवा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी जाएंगे। अब आप देखें कि कैसी ही ज़बरदस्त इन लोगों ने लोगों को, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, माज़रत चाहता हूँ, लेकिन फुद्दू बनाने की कोशिश है कि एक तरफ से मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब जिनेवा चले गए हैं, उन्होंने करवानी है सर्जरी। इधर से जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डोनर कॉन्फ्रेंस के लिए जिनेवा ही गए हैं। इन लोगों के डॉक्टर्स का एक जगह होना, इन लोगों की मुलाकातें, और आवाम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हालात मुल्क के ये हैं, मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें इस वजह से रखता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर आटा 150 रुपये किलो हो, वहाँ गरीब आदमी क्या गुजारा करेगा। दवाइयों की कीमतें हैं तो वो आसमानों से बातें कर रही हैं। जो शुगर के मरीज़ हैं उनको इंसुलिन मिल नहीं रही। ये तमाम चीज़ें शायद प्रायोरिटी नहीं है हमारे सियासतदानों की। अल्लाह ताला हम सब लोगों का अब जो है हामी और नासिर हो, और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, और पाकिस्तान के हक़ में जो लोग बेहतर हैं, जो हुक्मरान बेहतर हैं, अल्लाह वो हमें नसीब फरमाए। मैं बहुत सारी ख़बरों के साथ इंशाअल्लाह ताला कल आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना और अपने अहल अयाल और आस पास सब का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।